हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर का ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इतिहास विषय के दूसरे वीडियो लेक्चर को लेकर के आए हैं और आज हम लोग इतिहास को लेकर के एक समझ विकसित करेंगे। हम क्रोनोलॉजी को समझेंगे कि किस प्रकार से हमें, किस सीक्वेंस में हमें इतिहास को पढ़ना है। आज की यह जो वीडियो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल से हम लोग पाषाण काल से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आगे चल के किस किस के अनुसार हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पीएससी के सिलेबस में लिख दिया होता है भारत के इतिहास एवं स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन। तो ये पूरा का पूरा जो भारत का इतिहास है उसको किस रूप में हमको देखना है, कैसे पढ़ना है। लोगों के पास बहुत सारा डाउट रहता है, सर किसके बाद क्या पढ़े, किस चीज को पढ़े, किसको छोड़े, कहाँ को याद रखना है, किसको याद नहीं रखना है। तो ऐसी तमाम तरीके की बातों को हम लोग आज जो है पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। पूरा क्रोनोलॉजी हम समझेंगे पाषाण काल से लेकर के भारत की आजादी तक को। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर है बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। पहले हम समझेंगे क्या कि इतिहास है क्या। तो इतिहास को वास्तव में तोड़ करके हम देखते हैं, ये बना है किससे, इति धन ह धन आस। यहां पर इति का अर्थ होता है क्या, इति का अर्थ होता है अंत, ह निश्चितता का प्रतीक है और आस एक आशा सूचक शब्द है। तो इतिहास जो हम पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ने वाले हैं जो था, अब नहीं है परंतु था, किसी न किसी समय पर था, निश्चित रूप से था। ऐसी चीजों को जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वही क्या है, इतिहास है। अब पृथ्वी के विकास के बाद से लेकर के जब पृथ्वी में जीवन का आरंभ हुआ, वहां से हम इतिहास को पढ़ना चालू करते हैं। तो पृथ्वी में जीवन का आरंभ जो हुआ था, हम देखते हैं पृथ्वी में जीवन का आरंभ हुआ था पेलियोजोइक काल में। कब आरंभ हुआ था, पेलियोजोइक काल में। फिर आता है मेसोजोइक काल, मेसोजोइक काल, फिर आता है सेनोजोइक काल, सेनोजोइक काल, और फिर उसके पश्चात में नियोजोइक काल। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। पेलियोजोइक काल में जहां पर हम देखते हैं क्या, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल जो है यहाँ पर आरंभ हुए थे जीवन के विकास के क्रम में सबसे पहले। और हम जानते हैं कि जीवन का विकास, वास्तव में जो जीवन का विकास है वो कहाँ हुआ है, वो पानी के अंदर हुआ है, समुद्र के अंदर हुआ है, भूभाग पर नहीं हुआ है ना। तो पानी के अंदर ये जीवन का विकास हम देखते हैं। इसके पश्चात में हम देखते हैं कि धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के जीव जो विकास होता गया जीवन के उत्पत्ति के विकास क्रम में। हम देखते हैं कि फिर एक टाइम पर आदि मानव की हमको पहचान करने को मिलती है सेनोजोइक काल में। सेनोजोइक काल में क्या मिले, आदि मानव। परंतु ध्यान रहे आदि मानव के साक्ष्य जो हैं भारत में नहीं मिलते हैं। भारत में नियोजोइक काल में आरंभिक मानव के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं, आरंभिक मानव के भारत में साक्ष्य मिलते हैं। आदि मानव काल में हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें नील नदी घाटी क्षेत्र में दिखते हैं रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियाई पिथेकस। ये काल के जो मानव का जो रूप था, जो स्वरूप था, वहाँ से हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। परंतु हमारे भारत के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि आरंभिक मानव से हमें पढ़ना है। और आरंभिक मानव को हम लोग अलग अलग रूपों में देखते हैं। कैसे देखते हैं, तो ये जो हमारा नियोजोइक काल था, इसे दो युगों में हम लोग बांट लेते हैं। एक को हम कहते हैं प्लिस्टोसिन युग, प्लिस्टोसिन युग, और इसके दूसरे हिस्से को हम कहते हैं होलोसिन युग। पहले प्लिस्टोसिन युग आया, फिर होलोसिन युग आया। यहां पर ये जो आरंभिक मानव है, ये हमको, जैसे हमने आदि मानव में देखा ऑस्ट्रेलियाई पिथेकस और रामापिथेकस, आरंभिक मानव हमें दो रूप में दिखते हैं। एक तो थे होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, ठीक है। इन्हीं होमो इरेक्टस के बाद में हम दूसरा देखते हैं नियांडरथाल को। ये विकास क्रम में हम देखते हैं इनको। और नियांडरथाल के बाद में हम देखते हैं होमोसेपियन को, होमोसेपियन जो आज हम हैं, है ना। मानव को क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस कहा जाता है। तो ये विकास का क्रम क्या था, तो समझिएगा बात को। पहले जो बंदरों से हमारा विकास हुआ है वाली जो थ्योरी आती है, उसी में हम लोग देखते हैं कि पहले हम क्या है, चार पैर में जो चलते थे, तो वहां से हम लोग दो पैरों में चलना जब आरंभ किए, दो पैरों में जब चलना आरंभ किया, अर्थात हमारी रीढ़ की हड्डी जब सीधी हुई, वहां से हम लोग देखते हैं होमो इरेक्टस का काल, है ना। जबड़ा बड़ा हुआ करता था, शिकारी प्रवृत्ति की हुआ करते थे, तो शारीरिक संरचना, शारीरिक बनावट वैसी हुआ करती थी। फिर वही शिकारी प्रवृत्ति के लोग जो प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर थे, जब
वो प्रकृति का दोहन आरंभ किए, जब उन्होंने प्रकृति का उपयोग आरंभ किया, उपयोग अर्थात जब वो भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग आरंभ किए, पत्थरों का प्रयोग किया गया शिकार करने के लिए, फिर धीरे धीरे आग की खोज के बाद में पशुपालन आरंभ हुआ, पशुपालन के बाद में कृषि आरंभ हुआ, उसे कहा जाता है क्या, होमोसेपियंस, है ना। होमोसेपियंस ने क्या है, प्रकृति का दोहन आरंभ किया। तो वास्तव में जो हम पढ़ना चालू करेंगे वो इस आरंभिक मानव होमोसेपियंस के इतिहास को हम पढ़ेंगे। होमोसेपियंस का इतिहास अर्थात जहां से हम लोग देखते हैं क्या, पाषाण काल, पाषाण काल से हम पढ़ना चालू करेंगे। और उस काल में सबसे पहले मानव ने जब आग की खोज कर ली थी, जब वह पत्थरों का प्रयोग करना चालू कर लिया था, उस काल से हम देखना चालू करते हैं। इससे पहले की जितनी भी बातें हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो उस पर मैं ज्यादा चर्चा आपके साथ में अभी नहीं कर रहा हूं। सीधे हम पाषाण काल की ओर आते हैं। और इसीलिए जब हम इतिहास को विभाजन करते हैं, इतिहास का काल विभाजन करते हैं, तो हम इतिहास को किस रूप में बांटते हैं। देखिएगा, कल हमने इतिहास के विभाजन के रूप को समझा था, है ना, आखिरी लेक्चर में हमने समझा था। और हमने देखा था कि इतिहास में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले काल हम लोग देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम देखते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। और इसके पश्चात में हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और इसके पश्चात में हम देखेंगे ऐतिहासिक काल को। ऐतिहासिक काल। इसी ऐतिहासिक काल में फिर हम लोग प्राचीन, मध्य और आधुनिक की चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग आरंभ से आरंभ करेंगे और इसमें हम देखते हैं क्या, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या अध्ययन करेंगे हम लोग, तो प्राग ऐतिहासिक काल का दोस्तों यहां पर किसी भी प्रकार के कोई लिखित साक्ष्य तो प्राप्त नहीं होते हैं हमें। अब लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो कैसे पता चला इनके बारे में, तो सर आप बताए तो पता चल गया, नहीं, ऐसा हमें पूरा जो हमारा जो समुदाय है उसे कहां से पता चला। तो प्राग ऐतिहासिक काल के लोग वहां के कुछ नर कंकाल कुछ प्राप्त हुए, कहीं से कुछ पत्थरों में कुछ आकृतियां प्राप्त हुई, उनके बहुत सारे ऐसे शैल चित्र इत्यादि प्रकार के पुराने कार्बन डेटिंग से हमको पता चला कि यहाँ पर इस प्रकार के लोग रहे होंगे। लेकिन उनके हमें किसी भी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जनजीवन के बारे में पता नहीं चलता है। हमने कल इस बारे में चर्चा किया था। हम पढ़ रहे थे कि इतिहास में हम एक व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं करते, हम क्या करते हैं, एक समुदाय को पढ़ते हैं, एक सभ्यता को, एक संस्कृति को पढ़ते हैं और उस सभ्यता के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक जो भी वहां की विशेषताएं थी उसका अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि इतिहास के चरण में आने वाली पीढ़ी में उन चीजों में क्या बदलाव आया, कैसे राजनीति में बदलाव आया, धर्म में बदलाव आया, सामाजिक स्थिति में बदलाव आया, आर्थिक स्थिति में बदलाव आया। तो पाषाण काल में जब हम इनका अध्ययन करना चाहते हैं तो हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ के लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, यहाँ से पर्याप्त हमें साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए उनके अनुसार हम प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल के रूप में हम पढ़ते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल अर्थात हम यहां पर देखते हैं पूरा पाषाण काल में जब मानव पत्थरों का प्रयोग करना चालू किया, पत्थरों में छिपना, गुफाओं का प्रयोग करना, कंदराओं का प्रयोग करना, साथ ही पत्थरों का प्रयोग करना शिकार के लिए, फिर पत्थरों को नुकीला करना और नुकीला करके उनको क्या करना, शिकार करना। तो यहां से पत्थरों का प्रयोग जब उसने आरंभ किया हम उसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। जब उसने पशुपालन आरंभ किया, जब उसने पशुपालन आरंभ किया तब हम उसे मध्य पाषाण काल की श्रेणी में लेकर के आते हैं, है ना। हमें गुजरात, राजस्थान के बागौर से, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से इनके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, वहां से हम देखते हैं। और हमने कल देखा था कि नर्मदा नदी घाटी में हथनौरा नामक स्थान पर वहां से प्राचीनतम मानव के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम फिर नव पाषाण काल में आते हैं। तो नव पाषाण काल में हम देखते हैं कि यहाँ पर अब मानव कृषि करना आरंभ करेगा। और कृषि में हम देखते हैं मेहरगढ़ से, जो वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है, दास नदी के किनारे, तो मेहरगढ़ से प्राचीनतम चावल की खेती के साक्ष्य मिले थे।
परंतु बाद के शोध ने यह बतलाया कि मेहरगढ़ से भी प्राचीनतम कौन है, लहुरा देव। उत्तर प्रदेश में जगह है लहुरा देव, और लहुरा देव से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं, चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो पीएससी में ये प्रश्न कई बार आते रहता है। तो यदि आपको पूछा जाए कि प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहां से मिले हैं या प्राचीनतम चावल की खेती के साक्ष्य कहां मिले हैं, यदि लहुरा देव ऑप्शन में है तो आपको लहुरा देव लेना है, यदि वो नहीं है तो आप क्या लेंगे, मेहरगढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से एक हम कृषि के बारे में, कृषि का विकास यहाँ से देखते हैं। फिर हम देखेंगे ताम्रपाषाण काल में यहाँ पर धातु का प्रयोग आरंभ हुआ। तो राजस्थान, भाई राजस्थान के क्षेत्र में जो बनास संस्कृति है, नीचे रंगपुर संस्कृति है, दयानबाद संस्कृति है, मालवा संस्कृति है, प्रभास संस्कृति है, ये सब जो संस्कृतियां हैं राजस्थान, गुजरात और ऊपर महाराष्ट्र का उत्तरी हिस्सा समझ लो, ये पूरा का पूरा क्षेत्र धातु के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध होने लगा था। और यहाँ पर ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का आरंभ हो चुका था। तो अब मानव जो पहले केवल शिकार कर रहा था, बाद में उसने पशुपालन आरंभ किया, बाद में उसने कृषि आरंभ किया, और अब वह धातु का प्रयोग भी सीख रहा है। तो मानव के विकास का क्रमिक यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से हम इसको अध्ययन करेंगे। लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, परंतु कहां से क्या मिला यह प्रश्न यहां से आता है। तो हम इस प्रकार से इसको देखेंगे बकायदा पूरे मैप में। आप इंडियन ज्योग्राफी का अगर मेरा लेक्चर नहीं देखे हैं इन केस, तो आप जरूर जा करके इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर 1 और 2 जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने भारत के मैप को बनाना सिखाया है और किस प्रकार से कौन सा राज्य कहां पर है। क्योंकि जैसे हम इतिहास पढ़ेंगे तो मैं इतिहास में बार बार इनका नाम लूंगा। जैसे अभी मैंने कहा क्या राजस्थान का बागौर, या गुजरात में रंगपुर, मध्य प्रदेश में हथनौरा, है ना, इस प्रकार का आदमगढ़, ऐसा नाम लूंगा। उत्तर प्रदेश में अगर मैं कोल्डी हवा कहता हूं, या फिर मैं कहता हूं लहुरा देव, ऐसे जब भी मैं नाम लूंगा तो उन राज्यों को आपको देखना है, आपको समझना उत्तर प्रदेश कहां पर है, राजस्थान कहां पर है, और राजस्थान में वो पर्टिकुलर जगह कहां पर है। तो जब आप मैपिंग सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो इतिहास में मैपिंग नहीं सिखाऊंगा, आप वहां से सीख करके आइए, और ताकि यहां पर जब मैं उसको मैप में ड्रॉ करूं तो आपको बिल्कुल ये पूर्ण रूप से समझ में आए। जैसे हम यहां देखेंगे कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जब ये धातु का प्रयोग करना चालू हुआ, तो संस्कृतियों के समागम से ही एक सभ्यता का विकास होता है। मैंने क्या कहा, संस्कृतियों के समागम से सभ्यता का विकास होता है। ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियां थी, जो नदियों के किनारे अलग अलग धातुओं के प्रयोग से जो यहाँ पर जीवन यापन चल रहा है, अब उन अलग अलग संस्कृतियों में आपस में या तो संघर्ष होगा, या तो मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे, उनमें वैवाहिक संबंध बनेंगे, उनमें व्यापारिक संबंध बनेंगे, और इस प्रकार से आपसी संबंधों या संघर्षों के कारण एक समुदाय की उत्पत्ति होगी, एक सभ्यता की उत्पत्ति होगी। और इसलिए हम देखते हैं यहां पर आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग 2 रूपों में हम इसे देखेंगे। यहां पर हम पढ़ते हैं क्या, हड़प्पा सभ्यता का विकास। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा के आगे हमने सभ्यता लिखा, ठीक है। वैदिक सभ्यता हम नहीं कहते, ना ही हम पाषाणकालीन सभ्यता कहते हैं, हम हड़प्पा को सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संस्कृतियों के समागम से एक सभ्यता का विकास हुआ है, और यहाँ पर ये जो है नगरीय सभ्यता का विकास हुआ है। कौन सी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये जो है नगरीय सभ्यता थी। जब पूरे विश्व में लोग कबीलाई जीवन जी रहे थे, यहाँ हमारे भारत में हड़प्पा में लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नगरीय सभ्यता यहाँ पर चला रहे हैं। और इसका नगर नियोजन हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसमें? नगर नियोजन। देखो, ये अचानक से कोई आकर के नगर का निर्माण नहीं कर दिए थे, इन लोगों ने धीरे धीरे इन चीजों को सीखा था कि कैसे हमें रहना है। और अवश्य ही यहाँ के नगर नियोजन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि आयताकार नुमा नगर हुआ करता था इनका, जिसमें जो एक हिस्सा है, छोटा हिस्सा, वो ऊपर हुआ करता था, दूसरा हिस्सा थोड़ा नीचे हुआ करता था। अर्थात यहां पर को जब हम अध्ययन करना चालू करते हैं, इसके राजनीति, सामाजिक जनजीवन, धार्मिक और जो आर्थिक जनजीवन है, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? देखो, एक हमें क्या पढ़ना है, यहां के सामाजिक जनजीवन, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनैतिक, और धार्मिक। ये 4 रूपों में हम देखते हैं। तो इनको देखते हैं, एक बार ध्यान से समझिएगा बात को।
जब हम नगर नियोजन का अध्ययन कर रहे थे तो जब हम करेंगे तब उस समय हम समझेंगे इस बात को कि नगर दो भागों में बटी हुई थी, अर्थात कहीं ना कहीं कोई एक उच्च वर्ग था और ये उच्च वर्ग निम्न वर्ग के साथ भेदभाव करता था या इनके बीच में आपस में कैसा संबंध था उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से जो लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त हुए उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है, लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है, परंतु इनमें आपस में समरसता का भाव अवश्य था। तब ये इतने प्रगति पर थे, ये तब जाकर के इतनी अच्छी इनकी नगरीय व्यवस्था चल रही थी, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग था, उच्च वर्ग था, तभी तो कुछ लोगों के लिए विशेष दुर्गीकृत टीला था और नीचे बाकी नगरी जो लोग थे वो रहा करते थे। यहां पर कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से एक कोई प्रमुख रहा करता रहा होगा, था हम नहीं कह सकते, रहा होगा कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन हाँ कोई भी एक सभ्यता यदि कोई एक नगर है तो बिना एक विशेष प्रमुख के वो नगर नहीं चल सकता। एक वहां पर लीडरशिप की आवश्यकता होती है जिसको हम लोग एक मुखिया कहते हैं, और वो मुखिया वो गणतंत्रात्मक था कि राजतंत्रात्मक था इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, परंतु वहां से मिले साक्ष्यों के आधार पर हम कहते हैं कि शायद वहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी। शायद आर्थिक व्यवस्था में हम देखते हैं तो नगर नियोजन से ही वहां का भी उत्तर मिलता है। कैसे मिलता है? मोहनजोदाड़ो में मिला हुआ अन्नागार इस बात का सबूत है कि वहां पर वे जो है इकोनॉमिक्स में वे क्या थे? सरप्लस इकोनॉमिक्स रखे हुए थे, अधिशेष में वहां की अर्थव्यवस्था थी वो थी। तभी तो वो लोग क्या करते थे? अनाज संग्रहित करके रखते थे, आने वाले वर्षों के लिए वे क्या करते थे? अनाज व्यवस्थित रूप से रखते थे। आर्थिक जनजीवन में यहाँ से मृदभांड भी मिले हैं हमें, यहाँ के व्यापार के बारे में पता चलता है। फारस, मेसोपोटामिया के मुहर्म यहाँ पर मिले हैं, लोथल में, कालीबंगा में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये व्यापार करते थे, अर्थात आर्थिक रूप से क्या थे? बहुत सुदृढ़ हुआ करते थे। यहाँ पर माप तौल की इकाइयां देखने को मिलती है। मुद्रा का प्रचलन नहीं मिलता है, वस्तु विनिमय प्रणाली रही होगी शायद, लेकिन मुद्रा का प्रचलन नहीं मिलता है, परंतु यहाँ पर बाट की व्यवस्था थी। ठीक है, द्विआधारी पद्धति पर यहाँ पर क्या थे? बाट का प्रचलन था, इसका प्रमाण मिलता है। मनोरंजन के भी साधन मिलते हैं। सामाजिक जनजीवन में हम देखेंगे तो पासे के खेल के बारे में पता चलता है, लोथल से मिला है पासे का खेल। तो ऐसे हम पढ़ते हुए हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को समझते हुए नगर नियोजन की बहुत सारी यहाँ पर हमको जानकारी मिलती है। जो मैं आपको आरंभ कर रहा था, क्या आयताकार जो वर्ग था नगर को और थोड़ा सा हम लोग बारीकी से देखेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपने नगर को सजाया था। इनको ग्रिड प्रणाली पर आधारित इनकी सड़क व्यवस्था थी। ग्रिड प्रणाली अर्थात इनके सड़क एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते थे। अभी वर्तमान में आप देखोगे तो ऐसी जालीनुमा आकृति आपको देखने नहीं मिलती है ना। अभी तो जाल बना होता है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है। तो 90 डिग्री में जब ये 90 अंश के कोण में, समकोण में ये एक दूसरे काटती थी और बीच में घर हुआ करते थे, और उन घरों का जो मुख्य द्वार था वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था, पीछे खुलता था, पीछे खुलता था। देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है ये सड़क दुर्घटना से बचने के लिए। ठीक है, तो ऐसी तमाम तरीके की चीजों को हम देखेंगे जो हड़प्पा को एक विशेष सभ्यता के रूप में हमारे समक्ष लेके आती है, बतलाती है हड़प्पा को कि कितनी महान सभ्यता थी, कैसे इसके लोग थे। ये कोई साधारण सी सभ्यता नहीं थी, बहुत असाधारण यहाँ पर इस सभ्यता के बारे में पता चलता है। हाँ, ये मानव कोई बहुत साधारण थे और इन्होंने ही इतनी अच्छी व्यवस्था बना के रखी हुई थी। यहाँ के धार्मिक जनजीवन के बारे में हम देखते हैं तो यहाँ से मुहर में मातृ देवी एक ऐसी स्त्री का यहाँ पर चिन्ह मिला है जो उल्टी ऐसे बैठी हुई हैं और उनके गर्भ से वृक्ष क्या हो रहा है? निकलता हुआ दिखलाई दिया है। इसका मतलब कि यहाँ ये जो समाज था मातृसत्तात्मक समाज था। यहाँ पर मातृ देवी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था, इसलिए यहाँ पर इनको उर्वरता की देवी के रूप में, मातृ देवी के रूप में पूजा जाता था। साथ ही साथ में एक योगी पुरुष की भी आकृति मिली। वो योगी पुरुष की आकृति क्या दर्शाता है? उसे अभी वर्तमान में पशुपतिनाथ शिव से जोड़ा जाता है, क्योंकि उसके सिंग निकले हुए थे। हाथी, गैंडा और शेर, इनका जो है वहां पर चित्रण देखने मिलता है। ठीक है, तो इसलिए सिंह जो था उसको त्रिशूल के रूप में देखा जाता है। पशुपतिनाथ शिव से उसको जोड़ देते हैं और यह माना जाता है कि यहाँ पर जो धर्म था वो प्राचीनतम सनातन धर्म से ही जुड़ा हुआ था। वही मातृ देवी, वही स्वास्तिक का चिन्ह है ना, नागदेव की पूजा, सूर्य की पूजा, स्वास्तिक से सूर्य की पूजा, ये सारा जो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो अपनाया गया है वो सबका आरंभ यहीं से ही जोड़ करके देखा जाता है। तो ऐसे यहाँ के धर्म के बारे में भी हमको अध्ययन करना है। परंतु एक काल आया
और हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। हड़प्पा सभ्यता के पतन को कभी भी ऐसे नहीं देखना है हमें कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी वो पूर्णतः समाप्त हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक बाढ़ आया और या कोई ऐसे पर्यावरणीय असंतुलन हुआ या कोई महामारी आई या किसी के राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसका पूरा समाप्त हो गया। नहीं, किन्हीं किन्हीं कारणों की वजह से, इन सभी में से सभी कारणों की वजह से क्या हुआ कि ये जो हड़प्पा सभ्यता नगरी सभ्यता थी, यहाँ के लोग नगरों को छोड़ करके किन्हीं कारणों से गांव में जा बसे और ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ। फिर से नगरी सभ्यता, भारत की जो नगरी सभ्यता थी वो विघटित हो गई और ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ। तो इसलिए हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता, नगरी नियोजन जो था, बहुत ही यहाँ पर ये महान ये सभ्यता थी। और इस सभ्यता के पतन के पश्चात में हम देखेंगे कि वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता का आरंभ होता है। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो बहुत ज्यादा आप ऐसे फैक्ट रटने में मत जाइएगा कि मोहनजोदाड़ो में ये मिला, लोथल में ये मिला, रंगपुर में ये मिला, कालीबंगा में ऐसा मिला। वास्तव में जब आप पढ़ना चालू करते हैं, जैसे मैं धर्म में बताता हूं, तो धर्म में अग्निकुंड, अग्नि वेदिकाएं मिली, कहाँ मिली, तो कालीबंगा में, ऐसे याद करना है आपको। अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे तो दूसरे राज्यों के साथ में क्या था, व्यापारिक संबंध था, मुहरें मिली हैं, तो कहाँ से, लोथल से। भोगवा नदी में बंदरगाह था, तो इसलिए वहां से क्या है, फारस की मुहरें मिली हैं। कालीबंगा में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, जूते हुए खेत मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो में हम देखेंगे आर्थिक स्थिति को महत्व देने के लिए हमने देखा अन्नागार है। यहाँ के समाज में संस्कृति के बारे में हम देखते हैं तो कालीबंगा से पासे के खेल के बारे में पता चलता है, तो मनोरंजन के साधन के बारे में पता चल गया, है ना। इन यहाँ पर से समाधान मिला हुआ है, मतलब कि अंतिम संस्कार की भी क्रियाओं का, संस्कृति का कितना महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए यहाँ पर अंतिम संस्कार की भी क्रिया की जाती थी, उसके साक्ष्य मिलते हैं, समाधान मिलते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जनजीवन को हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। तो वहीं के अपवादों से ही या वहीं के उदाहरण से ही प्रश्न आता है। जैसे एक अपवाद मैं कहता हूं, ये बहुत प्री क्वेश्चन है सीजीपीएससी का। मैं नगर नियोजन की जब बात करता हूं तो नगर पूर्वी एवं पश्चिमी दो भागों में बटे हुए थे, आयताकार नुमा आकृति होती थी, दो भागों में बटे होते थे। परंतु केवल इकलौता ऐसा नगर मिला है धौलावीरा जो 3 भागों में बटी हुई थी। अब ये प्रश्न पीएससी को बहुत प्रिय है कि कौन सा ऐसा नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था, तो धौलावीरा। तो आप धौलावीरा जाके रटना मत चालू कीजिए, आप नगर नियोजन को समझिए और वहां से प्रश्न उठाइए, तो वहीं अपवाद से आपको प्रश्न मिलता है। मैंने कुछ समय पहले कहा था कि जो घर होते थे उनके मुख्य द्वार मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, लेकिन लोथल अपवाद है, लोथल में मुख्य द्वार मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो इस प्रकार से हम अपवादों को पढ़ेंगे और प्री के सारे फैक्ट भी यहीं से हमको मिलते चले जाएंगे। चलिए इसी में हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में दूसरा जो मुख्य बिंदु है, हड़प्पा सभ्यता के बाद हम पढ़ेंगे वैदिक काल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वैदिक काल। और ये जो वैदिक काल है, इस वैदिक काल को हम वास्तव में 2 रूपों में बांट करके पढ़ते हैं। एक हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। दूसरे को हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, और उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे कि बाकी के 3 वेद अर्थात सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हुई। इन वेदों की रचना के बाद में वेद, चूंकि ये बहुत अधिक कठिन संस्कृत में लिखे हुए थे, छांदस ऋषि के द्वारा रचित संस्कृत में लिखे हुए थे, तो इनको आम जनता को समझाने के लिए कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके कुछ ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, और सभी वेदों के अलग अलग क्या थे? ब्राह्मण थे। ठीक है, इनके ब्राह्मणों के बारे में देखेंगे हम, ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी, गोपथ इत्यादि, इन सबको देखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में अरण्यकों की रचना हुई, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांडों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। अब कर्मकांडों को जब महत्व दिया गया तो कुछ जो ब्राह्मण थे, जो कुछ विद्वान थे, उनको ये चीज समझ में आया कि इतने कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है समाज में। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तप पर बल दिया, और यज्ञ और तप इन पर बल देने के कारण फिर वहां पर उन्होंने क्या किया? अरण्य ग्रंथों की रचना की। कुछ समय बाद में ये बात फिर से एक नया परिवर्तन आया, और ना ही यज्ञ की आवश्यकता है, ना ही तप की आवश्यकता है। यदि ईश्वर को प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो ज्ञान मार्ग की आवश्यकता है, और ज्ञान मार्ग को बताने के लिए, सिद्ध करने के लिए उपनिषदों की रचना हुई।
तो पहले वेद रचे गए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक और तत्पश्चात फिर रचे गए क्या? उपनिषद। उपनिषद के बाद में इसी काल में, उत्तर वैदिक काल में ही वेदांतों की रचना की गई। 6 वेदांत हुए, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, वेदांतों से भी बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। परंतु इन धर्म ग्रंथों के बाद में या इन साहित्यों को पढ़ते हुए हमें क्या जानकारी मिलती है? हमें जानकारी मिलती है ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसको जो हमने बांटा है, तो क्यों बांटा है? इसको बांटने का कारण क्या है? तो ऋग वैदिक काल के सामाजिक स्थिति कैसी थी, ऋग वैदिक काल की आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी और धार्मिक स्थिति कैसी थी, इसको अध्ययन करना जरूरी है। ऋग वैदिक काल में जो समाज था, यहां पर महिलाओं और शूद्रों, समाज में मैंने हमेशा ये बात आपको समझाया है कि महिलाओं और निम्न वर्ग के लोगों का, शूद्रों का क्या है, हमको बहुत ज्यादा अध्ययन करना है, उनको समझने की उनकी स्थिति कैसी थी। शूद्र शब्द का पहली बार प्रयोग ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया। और इस काल में, ऋग्वैदिक काल में, जो जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, वो कर्म पर आधारित थी। अर्थात एक ब्राह्मण व्यक्ति भी क्षत्रिय का काम कर सकता था, वैश्य का काम कर सकता था, या एक वैश्य ब्राह्मण का कार्य कर सकता था। वो जन्म पर आधारित नहीं थी। परंतु धीरे धीरे हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था है वह जन्म पर आधारित हो गई। यहीं से बहुत सारे सामाजिक बदलाव आए, और जब ये जन्म पर आधारित हो गई तो यहां से एक नए मत का प्रतिपादन हुआ कि जो ईश्वर है, ब्रह्म है, उस ब्रह्म के मुख से ही ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। ताकत के लिए भुजा से उत्पत्ति हुई है क्षत्रियों की, है ना। व्यापार के लिए वैश्यों की उत्पत्ति हुई है जंघा से, एवं शूद्रों की उत्पत्ति हुई है पैर से। तो एक है जो ज्ञान बांटने के लिए है ब्राह्मण, एक जो समाज की रक्षा के लिए है कौन? क्षत्रिय। जो समाज को उपज दे, जो समाज को व्यापार करके दे, जो समाज को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करे, वो है वैश्य। और इन तीनों की सेवा के लिए है शूद्र। ऐसे मत का प्रतिपादन कर दिया गया। इससे शूद्रों की स्थिति में क्या हुआ? गिरावट हुआ। महिला, ये उत्तर वैदिक काल में गिरावट हुआ, है ना। फिर ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत उच्च थी। महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार था, सारे अधिकार, महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं था। ये लोग भी राजनीति में भाग लेते थे, धर्म कर्म में भाग लेते थे, सब कुछ था। परंतु धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में ये देखने को मिला कि महिलाओं की जो स्थिति है उसमें गिरावट आनी चालू हो गई। कैसे? तो महिलाओं को राजनीति से दूर रखना चालू किया गया। महिलाओं के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया। मैत्रायणी संहिता में, गोपद ब्राह्मण में, अथर्ववेद में इस पुत्री के जन्म पर की निंदा की गई। स्त्रियों को सुरा एवं पासा अर्थात मदिरा एवं जुआ से के भांति खराब बताया गया। ऐसे महिलाओं की स्थिति में क्या है? दयनीय स्थिति में ये ला करके खड़े कर दिए। तो महिलाओं की स्थिति यहां पर क्या होती चली गई? गिरती चली गई। तो सामाजिक स्थिति में हमने ऋग्वेद और उत्तर वेद में बहुत ज्यादा क्या पाया? अंतर पाया। इसलिए ऋग्वैदिक काल को अलग और उत्तर वैदिक काल को अलग हम लोग करके पढ़ते हैं। यहां पर सब कुछ अच्छा है, ऋग्वैदिक काल में सब कुछ सही है, उत्तर वैदिक काल से गड़बड़ चालू हुआ। क्यों गड़बड़ चालू हुआ? इस बात को भी समझो। तो यहां पर हम देखते हैं राजनीति और धर्म, ये दोनों का मिश्रण हमें देखने मिलता है। क्या है? ऋग्वैदिक काल में यहां पर जन था। ऋग्वैदिक काल में क्या था? जन। कबीलियाई जीवन था। क्यों कबीलियाई जीवन था ऋग्वैदिक काल में? ये लोग क्या थे? मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थे। पशुपालन, अब ये लोग को क्या करना है? चराना है। तो पशुओं को चलाने के लिए भाई ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अच्छा, जो ये जन था अर्थात एक कबीला था, तो कबीले का एक मुखिया हुआ करता था। कबीले का मुखिया जो क्या कहलाता था? वो कहलाता था गोप जनस्य। क्या कहलाता था वो? गोप जनस्य या पुरामुभेत्ता। गोप जनस्य का मतलब है जो अपनी जनता का लालन पालन करे। पुरामुभेत्ता का मतलब है जो दूसरे किलों को जीते, अर्थात दूसरे कबीलों को जीते। दूसरे कबीलों को क्यों जीतना है? इसे दूसरे किलों को जमीन के लिए नहीं जीतना है, उनको पशुधन के लिए जीतना है। अर्थात इनको अभी जमीन से कोई खास लगाव नहीं था। जमीन तो ये स्थानांतरित होते रहते थे, लेकिन पशुओं से लगाव था। तो ये जो मुखिया है इसके लिए सलाहकार समिति होती थी, सभा होती थी, समिति होती थी, विदत होते थे, और ये सब मिलकर के गणतंत्रात्मक रूप से इस मुखिया को चुनते थे। धीरे धीरे मुखिया को समझ में आया कि वही सर्वशक्तिमान है, उसी के दम पर जो क्षेत्र हैं वो जीते जा रहे हैं। तो इसलिए वो मुखिया जो अब तक गोप जनस्य था उसने अपना स्वरूप बदला। उत्तर वैदिक काल में गोप जनस्य बन गया क्या? महाराज।
ये क्या बन गया? महाराज। और जन से बन गया क्या? ये जनपद। कैसे जनपद? तो अब इस महाराज ने क्या किया, ये जो महाराज है, जो मुखिया है, जो राजा है, वो क्या कर रहा है, जो पहले केवल कबीला का मुखिया होता था, अब उसने अपने विजित क्षेत्र पर अपना धाक जमाना चालू किया और इस क्षेत्र में स्थायी जीवन का क्या हो रहा है, फिर से विकास हो रहा है। ये उस भूखंड को अपना क्षेत्र बना करके वहां पर शासन आरंभ किया। शासन आरंभ करने से जो सभा समिति विदथ नामक जो अलग अलग समितियां हुआ करती थी, जो राजा के मदद के लिए हुआ करती थी, अब उनका क्या होगा, महत्व तो नष्ट होता चला गया। तो जो सलाहकार समिति थी, उन्होंने पुरोहित के तौर पर क्या किया, पुरोहित के तौर पर महाराज का साथ दिया। पुरोहित के तौर पर महाराज का साथ दिया और महाराज के सामने 12 रत्निन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। 12 रत्निन जो महाराज के सहयोग के लिए हुआ करते थे, और ये जो 12 रत्निन है उनकी नियुक्ति महाराज कर लेता था। ये जो पुरोहित हुआ करते थे वो महाराज को सिखाते थे कि कैसे धर्म पर चलकर इस पूरे भूखंड में शासन कर रहा है। इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि वहां पर से कैसे एक नवीन ब्राह्मणवादी समाज का क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ। यहां पर जो एक विशेष पढ़ा लिखा समाज है, जो सलाहकार समिति है, वो निर्णय लेते थे कि उनका मुखिया कौन बनेगा। लेकिन जब ये मुखिया अपने आप को ताकतवर सिद्ध कर चुका है, तो अब ये सलाहकार समिति करे क्या, इनके हाथ में तो कुछ नहीं रहा ना। तो इसलिए ये सलाहकार समिति पुरोहित के रूप में बदल गए और पुरोहितों ने फिर नए रूप से धर्म का क्या किया, व्याख्या किया। जैसे ये महाराज ने अपने आप को वंशानुगत के रूप में देखा, वैसे ही ब्राह्मणों ने भी क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया। और यही कारण बना जो कर्म पर आधारित यहां पर वर्ण विभाजन था, वो जन्म पर आधारित हो गया। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, राजा का बेटा राजा, शूद्र जो है जाति है, अब वो शूद्र ही रह गए। और यहीं से सामाजिक जीवन में देखो, यही जो राजनीतिक कारण है, धर्म में परिवर्तन लेकर के आ रहा है, राज और समाज में परिवर्तन लेकर के आ रहा है। ब्राह्मणों ने ही महाराज को सिखाया कि धर्म कर्म करना जरूरी है। आप राजसूय यज्ञ करो, आप वाजपेय यज्ञ करो, यज्ञ करोगे तो आप क्या रहोगे, आप विजित रहोगे। अच्छा, राजसूय यज्ञ के अंत में क्या होता है, देखो यहां से ब्राह्मणों ने कैसे क्षत्रियों पर मानसिक विजय प्राप्त की, और बाद में क्षत्रियों के बाद समझ में आएगी भी कैसे। तो क्षत्रिय जो अपने आप को क्या कर चुका है, ताकतवर बता करके उस जनपद का मुखिया बन चुका है, ब्राह्मणों ने उससे राजसूय यज्ञ करवा लिया। और राजसूय यज्ञ के अंत में क्या हुआ, राजसूय यज्ञ के अंत में एक ब्राह्मण ही राजा के सिर पर दंड लगा करके कहता है कि यह धर्म दंड है, इसके अनुसार तुम्हें शासन करना है। और धर्म की व्याख्या कौन करेगा, राजा तो नहीं करेगा। कौन करेगा धर्म की व्याख्या, तो वो व्याख्या करता है एक ब्राह्मण, एक पुरोहित। अर्थात राजा किसके अनुसार काम करेगा, पुनः पुरोहित के अनुसार कार्य करेगा। पुरोहित जैसा सिखाएगा कि महाराज ये धर्म है, ये अधर्म है, उसके अनुसार कार्य करेगा। और धर्म की व्याख्या करने का व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, ब्राह्मणों के पास है। तो यहां से जो है राजनीति और धर्म का मिक्स, यहां से मिश्रण आरंभ हुआ, जो समाज में एक बदलाव लेकर के आता है, जो अच्छे रूप में कम और बुरे रूप में ज्यादा दिखा। इसी का परिणाम है कि फिर से एक वक्त आएगा बदलाव का। हम देखते हैं यहाँ के आर्थिक रूप से यहाँ पर क्या बदलाव आया। तो हाँ, ये जो ऋग्वैदिक काल है, ये मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि आधारित जीवन आरंभ हुआ। चावल, गेहूं, इस प्रकार के 8-9 प्रकार के फसलों का इनको ज्ञान था। ये कुछ व्यापार भी करते थे, आपस में इनका व्यापार भी होता रहता था। ठीक है, लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास, अर्थात उत्तर वैदिक काल के अंतिम कालों में सिक्कों का प्रचलन देखने को मिलता है। वो उत्तर वैदिक काल के हैं कि नहीं है नहीं कहा जा सकता, लेकिन उत्तर वैदिक काल का अंत हो रहा था, उस काल में हमें सिक्कों का प्रचलन देखने को मिलता है। अर्थात मुद्रा अब आनी आरंभ हो चुकी है। तो अर्थव्यवस्था भी यहाँ की मजबूत थी। नगरी सभ्यता हड़प्पा जितनी तो मजबूत नहीं थी, लेकिन आर्थिक रूप से भी ये भी क्या थे, सुदृढ़ हुआ करते थे। मुख्यतः ये पशुओं पर निर्भर थे, मुख्यतः पशुओं में भी मुख्यतः गाय पर निर्भर थे। और यहाँ पर फिर ये कृषि में जो है आरंभ हो गए थे। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है, एक ऋग्वेद में भी हमें अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। तो देखिए, यहां से हमें ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक कालों के क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जनजीवन को समझते हुए वैदिक काल को समझना है कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में समाज में कैसा परिवर्तन आया। अच्छा, इसी को हम एक बार और कंपेयर करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक स्थिति और ऋग्वेद उत्तर वेद की सामाजिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया, आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया, राजनीतिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया, धार्मिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया।
और इसको पढ़ते हुए ही हमें समझ में आ जाएगा जो प्री के लिए प्रश्न आता है कि जब हम धर्म को पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में हम पढ़ेंगे कि यहां पर जो धर्म है वो कैसा था, तो यहां पर देवी देवताओं को पूजा जाता था। कौन से देवी देवताओं को पूजा जाता था? जिनको हम देख सकते थे, जैसे इंद्रदेव का 250 बार वर्णन है, अग्निदेव का 200 बार वर्णन है ना। हम देखेंगे वरुण देव के बारे में, ठीक है, हम देखेंगे ऋतस्य गोप के बारे में देखेंगे, है ना, हम देखेंगे अग्निदेव के बारे में, हम देखेंगे सूर्य के बारे में, सावित्र के बारे में, मित्र के बारे में देखेंगे, नदी तमा के रूप में हम लोग सरस्वती को देखेंगे। तो इस प्रकार से देवी देवताओं का यहाँ पर क्या था? वर्चस्व था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में देवी देवताओं को नीचे रख के भगवान को ऊपर रखा गया। गोपद ब्राह्मण में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की उत्पत्ति के बारे में बताया गया, और वहां हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अब जो ईश्वर है उसकी व्याख्या अब बदल रही है, और देवताओं को, जिन्हें हम देख सकते हैं ऐसे देवताओं के बजाय अब अदृश्य भगवान को हम पूजना चालू करेंगे। तो देवी देवताओं को कम और हम भगवान को ज्यादा पूजना चालू किए। इस प्रकार से यहां पर परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद एवं उत्तर वैदिक काल में हमने कहा कि महिलाओं एवं शूद्रों की स्थिति में भी गिरावट हुआ, धर्म में भी बहुत बदलाव आ गया है, राजनीति में भी बदलाव आ गया है। तो इसलिए उत्तर वैदिक काल, जिसको हम लोग देखते हैं क्या, लगभग 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का चरण रहा। 600 ईसा पूर्व के बाद को हम ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं, और 600 ईसा पूर्व के बाद की कहानी को फिर से समझते हैं। देखिएगा, ऐतिहासिक काल जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्राचीन, मध्य और आधुनिक को समझते हैं। प्राचीन, मध्य और आधुनिक, 600 ईसा पूर्व के बाद। तो राजनीति एवं धर्म दोनों में इतने ज्यादा समस्या आ चुकी थी, इतनी सारी कुरीतियां यहां पर फैल चुकी थी कि दोनों ही प्रकार का बदलाव क्या है? आवश्यक है। दोनों ही प्रकार का बदलाव अब आवश्यक था। तो इसके लिए इतिहास को फिर से हम बांटेंगे, और इतिहास को पहले चरण में हम कहते हैं क्या? प्राचीन इतिहास। समझिएगा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास। पूरे संपूर्ण चरणों को हम समझ लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हमको पढ़ते जाना है। तो प्राचीन इतिहास में हम आरंभ कर रहे हैं कहां से? हम देख रहे हैं 600 ईसा पूर्व के बाद की चीजें, उससे पहले की चीजें हमें समझ में आ गई है। तो 600 ईसा पूर्व में हम देखेंगे, 600 ईसा पूर्व में आए धार्मिक बदलाव को हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि किस प्रकार से धर्म में जितने भी धार्मिक बदलाव, धर्म में जो कुरीतियां जो शामिल हो चुकी हैं उनको बदलने के लिए क्या किया गया। यहां पर धार्मिक बदलाव को देखने के लिए गौतम बुद्ध एवं महावीर जैन को समझना आवश्यक है। यहां पर धार्मिक बदलाव में मुख्यतः हम क्या देखेंगे? तो मुख्य रूप से यहां पर बौद्ध, जैन मत, बौद्ध मत, जैन मत, भागवत संप्रदाय एवं भारतीय षड दर्शन के बारे में हम यहां अध्ययन करने वाले हैं। यहां से प्रश्न, अगर मैं पीएससी के अकॉर्डिंग देखूं, जो यहां पर घटनाएं घटित हो रही हैं वो तो ठीक है, अब पीएससी के अनुसार मैं देखूं, पूरे इतिहास में यदि 10 से 11 प्रश्न आते हैं तो उसमें से 5 प्रश्न 600 ईसा पूर्व में जो धार्मिक बदलाव मैं कह रहा हूं, यहां से एक धर्म को लेकर के प्रश्न जरूर आता है, जिसमें बौद्ध मत, जैन मत, भागवत संप्रदाय, षड दर्शन, और इसी को आगे लेके जाएंगे हम लोग सूफी एवं भक्ति आंदोलन में मध्यकाल में, एवं कुछ प्रश्न हम जोड़ते हैं स्वामी विवेकानंद जी एवं अंबेडकरवाद को लेकर के। तो इन दर्शन वाले पोर्शन से, इसी पोर्शन से पूरे 5 प्रश्न आने हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। गौतम बुद्ध जो कि एक क्षत्रिय थे, महावीर जैन जो कि एक क्षत्रिय थे, उन क्षत्रियों ने कैसे स्वयं को साधु की सिद्ध किया, और बाद में जाकर के उन्होंने एक प्रकार से धार्मिक आंदोलन का आरंभ किया। धार्मिक बदलाव जो लिखा हुआ है, धार्मिक आंदोलन शब्द होना चाहिए। कैसे धर्म में उन्होंने परिवर्तन लाया, और इस धर्म परिवर्तन की वजह से कैसे समाज में परिवर्तन आया, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। गौतम बुद्ध जिन्होंने 4 आर्य सत्यों के बारे में कहा, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है, और दुख निवारण का मार्ग भी है, और दुख निवारण के मार्ग के लिए उन्होंने क्या कहा? अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। गौतम बुद्ध आत्मा के बारे में पहले तो मौन रहे, फिर उन्होंने बतलाया कि आत्मा तो है परंतु क्षणिक है, अर्थात उन्होंने नैरात्मवाद को कहा।
जबकि जैन मत अनेकात्मवाद को कहता है। और श्री कृष्ण जी के अनुसार, भागवत मत के अनुसार तो आत्मा अजर अमर है। देखो, इनमें आपस में भिन्नता भी होगी और कुछ समानता भी होगी। अंत वही है, मानव के जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति, और ये जो जीवन है इसमें हम सत्कर्म करें, किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। इसी प्रकार के मानवीय मूल्यों पर उपदेश इन्होंने दिया था। लेकिन कहीं कहीं पर डिफरेंस आता है। कहां पर डिफरेंस आता है? जैसे ये क्या है, नैरात्मवाद है, ये अनेकात्मवाद है, और इन्होंने श्री कृष्ण जी ने भागवत संप्रदाय में आत्मा को अजर अमर कहा। लेकिन सबके सब पुनर्जन्म को अवश्य मानते हैं। यदि आप सत्कर्म नहीं करेंगे तो पुनर्जन्म अवश्य होगा। गौतम बुद्ध और महावीर जैन के अनुसार यदि आप कर्म पर बंध जाते हो तब आपका पुनर्जन्म अवश्य होगा। तो पुनर्जन्म से बचना है, क्योंकि दुख का कारण तो जन्म ही है, तो जन्म से बचना है, तब दुख से हमको मुक्ति मिलेगी। इसलिए इन्होंने भी कर्म के महत्व को समझाया। गौतम बुद्ध ने भी समझाया, महावीर जैन ने भी समझाया। महावीर जैन से भी पहले जो 23 तीर्थंकर हुए थे, उन्होंने भी क्या है, जैन मत का प्रचार प्रसार किया था। परंतु जैन मत को सबसे ज्यादा महत्व महावीर स्वामी के काल में मिला। जैन मत का सबसे प्रमुख सिद्धांत हम देखते हैं स्यादवाद। स्यात् आस्ति च स्यात् नास्ति च, स्यात् आस्ति च नास्ति च, स्यात् अव्यक्तम, स्यात् आस्ति च अव्यक्तम च, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, स्यात् आस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। तो ये जो सिद्धांत है सप्तभंगी सिद्धांत या स्यादवाद, उसको इन्होंने जोड़ दिया। जैन मत के त्रिरत्न भी महत्वपूर्ण है। बौद्ध मत में भी त्रिरत्न कह दिया जाता है, वो त्रिरत्न नहीं है। त्रिरत्न किसका कॉन्सेप्ट है? तो जैन मत का ही है, बौद्ध मत का नहीं। परंतु बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि को बौद्ध मत का त्रिरत्न कह दिया जाता है, वो है नहीं। त्रिरत्न का सिद्धांत किसका है? जैन मत का है। पंच महाव्रत का सिद्धांत, अणुव्रत का सिद्धांत, ऐसे सारे सिद्धांतों को पढ़ेंगे। वही श्री कृष्ण जी कर्म के बारे में बतलाते हैं, है ना। ये प्रश्न 2017-18 में CGPSC में आया भी था। निष्काम कर्म के बारे में बताया था उन्होंने। क्या बताया था उन्होंने? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो सत्व कर्मणि, इसके बारे में उन्होंने बतलाया था। तो ये जो कर्म के सिद्धांत को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर समझेंगे। अच्छा, इन्हीं आस्तिक मतों को लेकर के भारत में षड दर्शन आए, उन षड दर्शनों को हम पढ़ेंगे। कौन से दर्शन का प्रतिपादक कौन थे और उन दर्शन में किस बारे में बताया गया है। अच्छा, षड दर्शन के अलावा यहाँ पर एक नास्तिक दर्शन भी था, जिसको हम लोग चार्वाक दर्शन या लोकायत दर्शन के रूप में देखते हैं। यहाँ से भी प्रश्न अवश्य ही आता है। तो ये पूरा का पूरा जो धार्मिक बदलाव, धार्मिक आंदोलन है, उसे हम समझेंगे। 600 ईसा पूर्व में हुए धार्मिक आंदोलन को समझेंगे। इसके साथ में 600 ईसा पूर्व में हुए, प्राचीन भारत में हम फिर देखेंगे 600 ईसा पूर्व में हुए राजनैतिक बदलाव को। अब ये जो राजनैतिक बदलाव है, ये जो राजनैतिक बदलाव मैं यहां पर लिख रहा हूं, यही वास्तव में क्या है? यही भारत में द्वितीय नगरीकरण का आरंभ है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो हमने ऋग्वैदिक काल में जन पढ़ा था, उत्तर वैदिक काल में जनपद पढ़ा था, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 जनपद हुआ करते थे। और वो 22 जनपद आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध के कारण या संघर्ष के कारण वो जो है कुल 16 महाजनपद में ये बढ़ गए, 16 महाजनपद। और राजनीतिक बदलाव के रूप में हमें इन 16 महाजनपदों का अध्ययन करना है। इन 16 महाजनपदों का अध्ययन करते हुए हमें समझना है कि क्या कारण था कि मगध जो महाजनपद था वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ, और मगध के उत्कर्ष के कारणों को अध्ययन करना है। इसी मगध के राजवंशों को पढ़ना है। मगध के राजवंश अर्थात यहाँ पर कुछ प्रमुख राजवंश हुए थे। एक हम देखेंगे यहाँ पर हर्यक, शिशुनाग और फिर नंद वंश। इसी नंद वंश के काल में एक प्रलयंकारी एक आक्रमण होगा जिसका नाम है सिकंदर का आक्रमण। इस सिकंदर के आक्रमण से बचने के लिए एक आचार्य ने, आचार्य चाणक्य ने, आचार्य विष्णुगुप्त ने क्या किया था, यहाँ पर घनानंद से आकर के चर्चा की थी कि हमें एकता के सूत्र में बंधना चाहिए और उस सिकंदर को हराना चाहिए। घनानंद ने आचार्य की बेइज्जती की, उसे भेज दिया। बाद में नंद वंश को मूल से उखाड़ करके आचार्य चाणक्य के नेतृत्व में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। वो पूरी कहानी क्या थी, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य इतने शक्तिशाली हुए थे और उनका साम्राज्य इतना विशाल गया, कैसे बना, इसको देखेंगे। इसको देखने के लिए हमें पढ़ना है क्या? मौर्य साम्राज्य। हमारा अगला टॉपिक क्या बनेगा? मौर्य
साम्राज्य। देखो मौर्य वंश नहीं कहेंगे, हम इसे साम्राज्य कहेंगे। क्यों इसे वंश कहा और क्यों इसे साम्राज्य कहा, इसका भी मैं कारण आपको बतलाऊंगा। मौर्य साम्राज्य जिसमें आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र, उनकी राजनीति के कारण कैसे यहाँ का प्रशासन, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ के शासकों के बारे में देखेंगे, सबसे महान शासक के रूप में अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की। उसके पश्चात बिंबिसार के 100 पुत्र हुए, जिसमें से अशोक सबसे ज्यादा क्या हुआ, शक्तिशाली हुआ। उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके, 101 पुत्र थे वैसे, क्योंकि अशोक ने एक को छोड़ दिया था जीवित, तो 99 भाइयों की हत्या करके वो गद्दी पर बैठा। लेकिन गद्दी पर बैठने के साथ उसने कैसे शासन चलाया कि अब हम उसे महान अशोक कहते हैं। 99 भाइयों की हत्या करने के बावजूद हम उसे महान अशोक कहते हैं। तो क्यों उसे महान कहा गया, उस अशोक के बारे में देखेंगे। लेकिन अशोक के बाद के जो राजा हुए, परवर्ती अशोक जो राजा हुए, वे बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे। तो अशोक के बाद में 10 राजा हुए, अंतिम था बृहदत्त, और बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग बन जाएगा शासक। शुंग वंश की स्थापना होगी। फिर से शुंग वंश कह रहा हूं मैं, शुंग साम्राज्य नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, भारत में यहां पर एक विशेष परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है, तो मौर्य साम्राज्य के बाद का जो भारत है, मौर्योत्तर काल है, मौर्योत्तर काल है। यह मौर्योत्तर काल में 2 चीजें हमको देखनी। एक तो भारतीय राजवंशों के बारे में पढ़ना है। भारतीय राजवंशों के बारे में हमको पढ़ना है शुंग वंश को, हमें पढ़ना है कण्व वंश को, और हमें पढ़ना है सातवाहन को। यह हमें यहां पर पढ़ना है। इनके साथ ही साथ हमें इस काल में जो आक्रमणकारी आए थे, मौर्योत्तर काल में भी आक्रमणकारी आए थे। देखो मौर्य साम्राज्य के काल में कोई आक्रमणकारी नहीं हुए, उससे पहले आए थे, लेकिन अब फिर से आ रहे हैं। तो कौन आ रहे हैं, यहां पर आए हिंदयवन, पहलव, शक एवं कुषाण। देखो ये आक्रमणकारी थे। अब हमारे पढ़ने का ना तरीका ऐसा होता है कि हम उसको ना महसूस नहीं करते। जब मैं कनिष्क कहता हूं तो आप में से जितने लोग भी कनिष्क को जानते हैं, कनिष्क को किस रूप में जानते हैं, इसने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। तो ये जो कनिष्क है ना, उसको सुनकर के हमारे मन में ना एक विचार आती है। कैसे विचार आती है कि कनिष्क तो भारतीय राजा था। अर्थात ये जो चीजें हैं, हिंदवन में वैसे हम एक नाम मीनांडर देखते हैं। वो मीनांडर जिसने बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ वार्तालाप किया था, जिसके कारण मिलिंद पन्हु नामक एक पवित्र ग्रंथ की रचना हुई। हेलियोडोरस को पढ़ते हैं, जिसने विदिशा के गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई थी। हम यहां पर रुद्रदामन को देखते हैं, जूनागढ़ में जिसने जीर्णोद्धार करवाया था सुदर्शन झील का। ये सब के सब हिंद यवन से, पहलव से, शक से, कुषाण से हम ऐसे शासकों को देखते हैं जिनका वास्तव में भारतीयकरण हो चुका था। उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना ली थी, इसलिए हमें आक्रमणकारी के तौर पे नहीं दिखते। ये भारतीय शासकों के बारे में के रूप में हमको दिखते हैं। लेकिन ये कब आक्रमणकारी बने और कैसे यहाँ आके शासन किए, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ साथ में हम लोग शुंग, कण्व और सातवाहन को पढ़ेंगे। शुंग जिसमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है। ये शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग, जिसने पुनः ब्राह्मणवादी समाज की स्थापना की थी। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण में, सनातन धर्म में जितने भी बुराइयां आ चुकी थी, उनको हटा करके पुनः ब्राह्मण मत की स्थापना की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और वैसे ही दक्षिण भारत में सातवाहन वंश के गौतमी पुत्र सतकर्णी ने क्या किया था, ब्राह्मणवादी समाज को, वर्ण व्यवस्था को पूर्ण रूप से साम्राज्य में फैलाया था। ये जितने भी शब्द मैं कह रहा हूं ध्यान रखिए, पीएससी में आने लायक क्वेश्चन है और आ चुके क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था को सबसे ज्यादा महत्व किसने दिया था, किस शासक ने दिया था, या ब्राह्मणवादी समाज को किसने महत्व दिया था, तो वो थे कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी, सातवाहन। सातवाहन के बाद में फिर से ये जो है मजबूत पकड़ न बनाने के कारण, देखो मौर्य साम्राज्य, मौर्य प्रशासन बहुत तगड़ा था, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, लेकिन केंद्र कमजोर हुआ। अशोक के बाद में केंद्र कमजोर हुआ तो पूरी साम्राज्य टूट गई। वैसे सातवाहन में विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी। ये अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, सामंत को रख करके शासन करते थे, लेकिन यहाँ पे भी केंद्र में जैसी शक्ति कमजोर हुई, सब आजाद हो गए। वकटा, कुंतल, इक्ष्वाकु सब अलग अलग हो गए। चोल, चेर, पांड्य वंश नीचे में अलग है। लेकिन इन सब में एक व्यक्ति उभर करके आता है, श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की फिर क्या कर दी, स्थापना। श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना कर दी। देखो
ये जो बात है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य, ये धीरे से हम लोग इसके कालक्रम को भी मैं आपको बताऊंगा, अभी जानबूझ करके नहीं बता रहा हूं ताकि आप क्या करें, इसको देख करके हड़बड़ाएं नहीं, है ना। 322 से लेकर के 185 तक जाएंगे, 185 कैसे कैसे चीजें चेंज होंगी यहां पर। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा ये जो सातवाहन है, ये सातवाहन के काल में अब हम लोग ईस्वी में आ चुके हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना ये 275 में श्रीगुप्त ने यहां पर स्थापना तो कर दी, लेकिन वास्तविक में श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच नामक शासक हुआ। घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त प्रथम जब आया, चंद्रगुप्त प्रथम 319-20 ईस्वी में उसने साम्राज्यवादी नीति अपनाई और उसने वास्तव में गुप्त वंश को गुप्त साम्राज्य के रूप में फैलाया। इसलिए गुप्त साम्राज्य के संस्थापक के रूप में हम लोग देखते श्रीगुप्त को जरूर हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में हम देखते हैं किसको, चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त के बाद में महान शासक समुद्रगुप्त आए। समुद्रगुप्त जो कि क्षेत्र विस्तार उन्होंने किया, वही समुद्रगुप्त जिसके बारे में छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स आप सभी समुद्रगुप्त को जानते हैं, है ना। प्रभावती के कारण, प्रवर सेन के कारण आप उसे बहुत अच्छे से जानते हैं, महेंद्र सेन के कारण आप उसे जानते हैं, आप उसे व्याघ्र राज के कारण जानते हैं, है ना। किसके साथ युद्ध हुआ था, कौन उसकी बेटी थी, किसके से उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, ये सारा चीज आप यहाँ पर बिल्कुल जानते हैं। समुद्रगुप्त के बाद में फिर से विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय आया, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, है ना। इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे, 7-8 शासकों के बारे में देखेंगे। वास्तव में गुप्त साम्राज्य में जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा यहाँ के इसको गुप्त काल को साहित्य का, विज्ञान का, कला का स्वर्ण काल कहा गया। हम देखेंगे कि किस प्रकार से कुषाण वंश के काल में मूर्ति कला का विकास तो हो चुका था। यहां पर हम देखेंगे गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली कुषाण काल में। लेकिन जब गुप्त साम्राज्य की ओर हम आते हैं तो यहाँ पर मूर्ति कला के साथ साथ में स्थापत्य कला में मंदिरों के निर्माण की शैली भी आरंभ हो गई थी। मंदिरों की निर्माण की शैली यहाँ पर देखेंगे हम लोग, अलग अलग प्रकार से मंदिर बनाए जा रहे हैं। तो वो जो मंदिर शैली है उसमें हम लोग गुप्त काल में हम देखेंगे। दूसरा, साहित्य का विकास हुआ। महाकवि कालिदास इस काल में हुए थे, है ना। बहुत सारे ग्रंथ यहाँ पर रचे गए थे। यहाँ पर हम इनके नवरत्नों के बारे में देखेंगे, उन नवरत्नों का अध्ययन करेंगे। आर्यभट्ट के बारे में देखेंगे, अर्थात विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में इन्होंने बहुत तरक्की करी थी। यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में वृद्धि हुई थी। चिकित्सा, शल्य चिकित्सा करते थे ये लोग, ऑपरेशन करते थे, आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण करते थे, इंटरनल ऑर्गन्स का, ठीक है। तो उनका प्रत्यारोपण ये कर लेते थे। तो कैसे करते थे ये, क्या विज्ञान की क्या शैली थी इनके पास में, वो सब हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन जहां एक और महत्वपूर्ण है, वैसे गुप्त साम्राज्य का विज्ञान, साहित्य, कला और स्थापत्य महत्वपूर्ण है। तो यहां से प्रश्न बनते रहते हैं। गुप्त साम्राज्य के बाद में फिर से जो शासन व्यवस्था है वो बिखर गई और कोई नया साम्राज्य नहीं आया, बल्कि ये जो वाकाटक, कुंतल, इक्ष्वाकु, चैल, चोर, पांडे, ये सब जो थे वो आपस में अलग अलग बढ़ गए। कुछ छोटे छोटे फिर राजपूताना भी उदित होना चालू हुए। इसी दौरान थानेश्वर के क्षेत्र में एक राजवंश जो उभर करके सामने आया, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रभाकर वर्धन के पुत्र के रूप में हर्षवर्धन को देखेंगे। हर्षवर्धन के बारे में हम अध्ययन करेंगे अलग से। थानेश्वर के क्षेत्र में हर्षवर्धन को हम पढ़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है हर्षवर्धन को जानना। और हेनसांग इनके काल में आएंगे, है ना। इसके समय में क्या हुआ था, है ना, राज्यवर्धन की कहानी, राज्यश्री की कहानी, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। और हर्षवर्धन ने वास्तव में, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इसने उज्जैन के महत्व को बढ़ा दिया। उज्जैन के महत्व को इन्होंने बढ़ा दिया, जिसकी वजह से, इसी उज्जैन के वजह से हम देखेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष को। क्या देखेंगे हम, त्रिपक्षीय संघर्ष को। त्रिपक्षीय संघर्ष को समझेंगे कि कैसे पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट, ये तीनों जो वंश थे वो कैसे त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हैं, और वास्तव में अंत में उज्जैन किसका होता है। लेकिन देखो, ये अब अंतिम चरण चल रहे हैं प्राचीन इतिहास का, ठीक है। 750 से 800 के लगभग का वर्ष चल रहा है, ईस्वी का वर्ष चल रहा है, और इस दौरान कोई महत्वपूर्ण साम्राज्य उभर के सामने नहीं आया। छोटे छोटे राजवंश आए। वे राजवंश अपने आप में ताकतवर थे, परंतु उन्होंने भारत को एक करने के बारे में नहीं सोचा। वैसा सोच जो चाणक्य महान लेकर के आए थे, चाणक्य जिन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधना चाहा था, चंद्रगुप्त मौर्य के सहारे उन्होंने पूरे भारत को एक भारत के रूप में देखा था, एक राष्ट्र के रूप में देखा था। वैसे अब एक राष्ट्र के रूप में देखने वाला कोई भी राजवंश नहीं आया। सब राजवंश अपने अपने क्षेत्र में शासन कर रहे थे, बहुत सारे राज्य बने हुए थे, है ना। वर्णन मिलता है चौहान वंश की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कैसे मिलेच्छ जातियों के अंत के लिए कुछ ब्राह्मणों ने मिल करके कुछ क्षत्रियों का आवाहन किया था,
वो क्षत्रिय मिलिक्ष जातियों को नहीं जीत सके, तो बाद में उन्हीं के खून से फिर से एक नए ताकतवर राजवंश के क्या हुआ था, उत्पत्ति होता है, जो चौहान वंश था। ऐसा सब कुछ पृथ्वीराज रासो जैसे साहित्यों में लिखा हुआ है, परंतु हम ऐसे साहित्यों का पीछा नहीं करेंगे, हम उनके बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं करेंगे। यहां त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद में हम सीधे मध्यकाल की ओर आगे बढ़ जाएंगे कि कैसे इस्लाम का उदय हुआ और इस्लाम कैसे भारत में प्रवेश करता है, उसे हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको वास्तव में पूरे मध्य और आधुनिक तक लेकर के जाने वाला था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं यहीं पर अभी अंत करता हूं और इसके अगले वीडियो में तुरंत ही हम लोग मध्य और आधुनिक काल को भी समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अभी हम लोग यहाँ ये जो हमारा जो फ्लो चार्ट चल रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखते रहो। क्रोनोलॉजी कैसे समझना है हमको, प्राचीन में हमने क्या समझा था, पाषाण काल, पाषाण काल के बाद में हड़प्पा, फिर वैदिक काल, वैदिक काल के बाद में हमने देखा था क्या कि कैसे उत्तर वैदिक काल में धार्मिक और राजनीतिक पतन आरंभ हो चुका है, तो उसे फिर से उठाने के लिए धार्मिक बदलाव आरंभ हुए। इस धार्मिक बदलाव से बौद्ध, जैन, भागवत, षड्दर्शन और चारवाक से बहुत प्रश्न आते हैं। 5 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो यहां को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में राजनीतिक बदलाव को हम देखेंगे, मगध के उत्कर्ष को जानेंगे, हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश को हम पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य को देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के बाद में शुंग, कर्ण व सातवाहन राजवंश को देखेंगे, आक्रमणकारी परंतु भारतीय संस्कृति में लिप्त हिंद वंश, पहलव वंश, शक एवं कुषाण को देखेंगे। इसके पश्चात गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य की कला, साहित्य, विज्ञान को बहुत डिटेल में समझेंगे। इसके पश्चात में हम हर्षवर्धन को देखेंगे, थानेश्वर के क्षेत्र को पढ़ेंगे, समझेंगे कि उज्जैन का महत्व क्यों बढ़ा, हर्षवर्धन के दुश्मन कौन कौन थे, पुलकेशिन द्वितीय को जानेंगे, है ना, शशांक को जानेंगे। इन लोगों को जानने के बाद में पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच में हुए त्रिपक्षीय संघर्ष को हम समझेंगे और इसी के पश्चात हमारा प्राचीन इतिहास का हिस्सा हो जाएगा कंप्लीट। यहां पर कुछ छोटे छोटे राजपूताना राजवंश हैं, परंतु वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम उन पर ज्यादा चर्चा ना करते हुए सीधे आक्रमणकारियों की ओर आगे बढ़ेंगे। इस्लाम का प्रवेश देखेंगे, इस्लाम के प्रवेश के समय किस किस राजवंश ने कैसे क्या किया था, विरोध किया था या कैसे उनका साथ दिया था, इनके बारे में जानने के लिए हम जरूर उन राजवंशों को देखेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये मध्यकाल से बताना चालू करूंगा कि मध्यकाल में क्या क्रोनोलॉजी रहेगी, मध्यकाल में हम किन किन चीजों को पढ़ेंगे और आधुनिक में किन को पढ़ेंगे। ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, अब हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू क्लास।